जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक सूखे और बंजर रेगिस्तान के बीच पड़ा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत, जो मेरे माता पिता की सारी विरासत उड़ा देने और सब कुछ खो देने के लिए तय थी, अब सच में पूरी हो रही हो। भूख से बेहाल मैं एक गड्ढे में पड़ा हुआ था और बस अपने माता पिता के पास जाने का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी पल जब मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने वाली थी, तभी मुझे नेशनल फॉर्च्यून गेम की वह चेतावनी याद आ गई। पहले तो मुझे लगा कि मरने से पहले यह सिर्फ कोई भ्रम या आखिरी हेल्सिनेशन है, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट अगले ही पल मुझे अचानक एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर दिया गया और मैं पूरी तरह दिशा भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगा। खुद को शांत करने के लिए मैंने जल्दी से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे निगल लिया, और तभी मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसी पल डिवॉवर एवोल्यूशन सिस्टम सक्रिय हो गया। इस सिस्टम के मुताबिक जब तक मैं किसी भी चीज को डिवॉवर यानी निगल सकता हूं, तब तक मुझे तरह तरह की एबिलिटीज और स्किल्स मिल सकती हैं। उस समय मैं पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था और अपने सामने फैले उस अनंत रेगिस्तान को घूर रहा था। तभी मेरे दिमाग में जानकारी अपने आप उभर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की 5 अरब आबादी में से सिर्फ 200 लोगों को इस खेल में हिस्सा लेने के लिए चुना जाएगा, और उनमें से एक मैं भी होऊंगा, एक बिल्कुल साधारण इंसान। अभी तो मेरी हालत यह थी कि मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में मैं जीत कैसे हासिल कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वजह से चीन की हार तय हो जाए? यह सोचकर मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, क्यों ना बस एक और मुट्ठी रेत खाकर सब खत्म कर दूं। अगर मैं मर जाऊं तो शायद चीन मुझे किसी और से बदल सके जो इस खेल को पूरा कर सके। जैसे ही यह ख्याल आया, मैंने बड़ी मुश्किल से रेत की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट प्लस 0.1 डिवॉवर एवोल्यूशन सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। किसी भी चीज को डिवोर करने से आपको ये एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिनका उपयोग लाइन स्टैटूज को इवॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। आपके पास वर्तमान में लाइन स्टैटू डिवॉरर ऑफ फायर लेवल 0 मौजूद है। अधिक लाइन स्टैटूज अनलॉक करने के लिए शॉप में जाएं। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया। तो डिवोर करना ही असल में मेरा सिस्टम है। मैं सचमुच हर चीज को निगल सकता हूँ। डिवोर लाइन एक टैटू कोई हैरानी नहीं कि मैं अभी कुछ देर पहले इतना लालची हो गया था। मेरा जो दिल अभी तक निराशा से भरा था, अचानक तेजी से धड़कने लगा। इसके बाद मैंने लगातार रेत उठाकर बड़े बड़े कोर में निगलना शुरू कर दिया, और हर बार मेरे कानों में सिस्टम की सूचना गूंजती रही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 0.1 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी समय चीन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे दर्शक यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। जितना ज्यादा वे उस आदमी को देखते, उतना ही उन्हें वह बेवकूफ लगता। किसी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को रेत खाते देखा है, लगता है यह भूख से पागल हो गया है। दूसरा बोला, इससे इसका पेट खराब नहीं हो जाएगा? अगर यह रेगिस्तान में बीमार पड़ गया तो इसकी तो मौत तय है। इसी बीच दूसरे देशों के लोग भी मजाक उड़ाने लगे। जोसिया किंगडम का कॉम्पिटिटर तो यहाँ मस्करा बनने आया है, मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। रेगिस्तान में ऐसा जोकर शायद एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा, और ऊपर से रेत खा रहा है। जोएजा किंगडम की हार तो पक्की है, आखिरी जगह पहले से तय है। ये टिप्पणियां देखकर जोसिया किंगडम के दर्शकों के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि दूसरे देशों के चुने गए लोग कम से कम ट्रेंड एथलीट्स थे, जबकि जोसिया किंगडम का कॉम्पिटिटर एक कमजोर इंसान था। तभी अचानक एक गूंजती हुई घोषणा सुनाई दी। पहला फॉरबिडन टेरिटरी बर्निंग अनाइलेशन डोमेन। मिशन का उद्देश्य इस क्षेत्र में 7 दिन तक आम जीवित रहना। 7 दिनों के बाद रैंकिंग तय होगी। प्रतिस्पर्धियों की नेशनल फॉर्च्यून के आधार पर देशों को इनाम या डेथ पनिशमेंट मिलेगा। हर बार जब किसी कॉम्पिटिटर की मृत्यु होगी, उसके देश के सभी नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम कर दी जाएगी। इस घोषणा ने मुझे भी मेरी सुस्ती से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने डिवॉवर के रिवॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उम्मीद के विपरीत रिवॉर्ड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। आखिरकार मेरी फिजिक्स सिर्फ 12.1 तक ही बढ़ पाई, लेकिन सौभाग्य से मुझे एक पैसिव स्किल भी मिल गई, हीट रेजिस्टेंस लेवल 1। इसका मतलब था कि अब मैं इस झुलसते रेगिस्तान में थोड़ी बेहतर से जीवित रह सकता हूं। इसलिए मैंने तय किया कि यहां से निकलकर कहीं और अवसर तलाशना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, वही घोषणा फिर से गूंज उठी। अनाउंसमेंट, यूएस का खिलाड़ी मर चुका है। यूएस की राष्ट्रीय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम। नेशनल लक 10। ग्रेट ब्रिटेन का खिलाड़ी मर चुका है।
ग्रेट ब्रिटेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम। नेशनल लक 10। ये अचानक हुई मौतें सबको चौंका गई। मौत इतनी जल्दी आ गई कि सभी लोग तुरंत उन दोनों की लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कई पीले रंग की चींटियां जो एक बिंदु जितनी बड़ी थीं, उनके शरीर पर रेंग रही थीं और उनके शव को खा रही थी। यह दृश्य देखकर दर्शकों की सांसें थम गई। ये बहुत डरावना है। मैंने इतनी बड़ी चींटी कभी नहीं देखी। जो भी इनके संपर्क में आएगा उसकी मौत तय है। उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगी को ऐसी प्रागैतिहासिक जीवों से सामना न करना पड़े। लेकिन उसी समय चीन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, जल्दी देखो स्लिम के पीछे क्या है। क्या वो कोई प्रीहिस्टोरिक बीस्ट है? दूसरा बोला, हाँ सच में प्रीहिस्टोरिक बीस्ट है। चीन इतना बदकिस्मत क्यों है? खेल अभी शुरू ही हुआ है और हमें ऐसी दानव जैसी प्राणी मिल गई। स्लिम जल्दी भागो। लेकिन उस समय मैं सीधे आगे की तरफ चलता जा रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे कोई प्रायोस्टिक बीस्ट मौजूद है। बाहर बैठे लोग केवल लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते थे। वे अपने कॉम्पिटिट को कोई सलाह नहीं दे सकते थे। वे बस बेबस होकर देख रहे थे कि वह प्रागैतिहासिक जीव मुझे काटने वाला है। सब खत्म। अब इसका अंत तय है। वैसे भी इसके पास ज्यादा लाइफ बची नहीं थी। यह स्लिम बहुत बेवकूफ है, पीछे मुड़कर देखना भी नहीं सोचता। लेकिन जो दृश्य उसके बाद हुआ उसने सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उस जीव ने मेरी उंगली के सिरे को काटा, मैं अचानक मुड़ा। मैंने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से उसे नीचे दे मारा, जिससे वह प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर तुरंत कुचल कर मर गया। अगले ही पल मैंने उस बचे हुए क्रिएचर को सीधे अपने मुंह में डाल लिया और उसे डिवावर कर लिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, इवोल्यूशन पॉइंट +1, इंटीग्रेशन पॉइंट +1, पैसिव स्किलोनेप्टेंट पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1। जब चाइना के लोग अभी भी गहरे सदमे में थे, तभी अचानक एक जोरदार घोषणा गूंज उठी। चाइना का पहला खिलाड़ी जिसने किसी जंगली राक्षस को मार गिराया है, उसके कारण पूरे चाइना की राष्ट्रीय जीवन अवधि 1 साल बढ़ा दी जाती है और नेशनल लक में 10 पॉइंट्स की वृद्धि होती है। यह घोषणा सुनते ही पूरा चाइना मानो उबाल में आ गया। लोग हो खुशी से चिल्लाने लगे। वहां यकीन ही नहीं होता कि पहला मॉन्स्टर उसी ने मारा है। आज से मैं लिमो का पक्का फैन बन गया हूं। अब कोई भी लिमो के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। पूरे 1 साल की जिंदगी बढ़ गई। यकीन नहीं होता कि लिमो इतना जबरदस्त निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ विदेशी हमारे खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे थे। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी उनके स्ट्रीम में जाकर उन्हें जवाब दूंगा। उधर दूसरे देशों के लोगों ने भी यह घोषणा सुन ली थी और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि चाइना ने पहला किल हासिल कर लिया। कोई बोला, इंग्लैंड का खिलाड़ी किसी भी हरी हालत में चाइना से हार नहीं सकता। कोई और बोला, तो यही है चाइना का खिलाड़ी। ये तो पागलों की तरह उस क्रिएचर को ऐसे खा रहा है जैसे कोई स्नैक हुआ हो। ये तो साफ साफ मौत को बुला रहा है। ट्रैफिक बीस्ट का सिर्फ एक काटना ही इंसान को लकवा मार सकता है। फिर भी लिमो को कुछ क्यों नहीं हो रहा? कहीं यह नेशनल फॉर्च्यून गेम में चीटिंग तो नहीं कर रहा? लेकिन उस समय मेरी हालत यह थी कि एक ट्रैफिक बीस्ट खाने के बाद भी मेरा पेट भरा ही नहीं था। उसी समय कई ट्रैफिक बीस्ट मेरी जांघ पर चढ़ चुके थे और पागलों की तरह मुझे काट रहे थे। लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर एक ट्रैफिक बीस्ट को पकड़ा और उसे सीधे निगल लिया। सिस्टम की आवाज गूंजी। ट्रैफिक बीस्ट डिवॉवर्ड स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, +2, +1। आपने रैंक एस ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। फिर एक और को निगलते ही ये आवाज देता आई। ट्रैफिक बीस्ट डिवाइड, स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, +2, +1। आपने रैंक एस मेमोरी फ्रेगमेंट प्राप्त किया। मैंने बहुत तेजी से कुल 20 ट्रैफिक बीस्ट निगल ली और फिर भी मुझे लगा कि यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस डिवावर से मुझे कई नए आइटम्स मिले, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वह यह था कि आखिरकार मैंने टाउटी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। मैंने तुरंत सारे एसेंस पॉइंट्स उस टाउटी ब्लड लाइन में डाल दिए। ब्लड लाइन अवेकनिंग की पहली प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन उस समय मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। देखते हैं कितना दर्द होता है, आने दो। लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में ऐसा भयानक दर्द उठा कि मैं जमीन पर तड़पने लगा और दर्द से लौटने लगा। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे दर्शकों के चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने घबराकर कहा, हो रहा है कहीं उसे जड़ तो नहीं लग गया। दूसरा बोला, इतनी सारी ट्रैफिक बीस्ट एक साथ खा ली, अगर इसे जहर न लगे तो ही अजीब होगा। कहीं चाइना का हमारा कॉम्पिटिट खुद को ही खाकर मार तो नहीं बैठा। इसी बीच विदेशों की लाइव ब्रॉडकास्ट में मशहूर विल्डरनेस सर्वाइवल एक्सपर्ट डे ने यह दृश्य देखकर तुरंत कहा, चाइना का यह कॉम्पिटिट बहुत बहादुर है, लेकिन उसे आउटडोर सर्वाइवल की समझ नहीं है। ऐसी चीजों को यूं ही नहीं खाया जाता।
मुझे डर है कि 1 मिनट के अंदर चाइना का कंप्यूटर सर से मर जाएगा। और सच में लगभग 1 मिनट बाद मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर होकर जमीन पर पड़ा रहा। यह देखकर विदेशी दर्शक खुशी से उछल पड़े। कमाल है, बिल्कुल भविष्यवाणी जैसी बात हुई। चाइना का कंप्यूटर तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। हर कोई जानता है कि यूं ही कुछ भी नहीं खाया जाता, लेकिन तभी जो दृश्य उनके सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने ग्लूटोनस ब्लड लाइन प्राप्त कर ली है। अवेकनिंग सफल। आपको रैंक एसएस ग्लटन पावर प्राप्त हुआ। अब आप किसी भी चीज को डिवावर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव स्किल प्राप्त, स्काई डिवावरिंग मोर लेवल 1। अपने शरीर में आए इन बदलावों को महसूस करते हुए मैं इस नेशनल डेस्टिनी गेम को लेकर सच में उत्साहित होने लगा, क्योंकि यहां सचमुच हर चीज खाई जा सकती थी। इसके बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे रैंक ट्रेजर चेस्ट की ओर चल पड़ा। चीन के दर्शक उत्साह से चिल्लाने लगे, वाह वह क्या करने जा रहा है? ट्रेजर चेस्ट का लालच इतना बड़ा है कि जान जोखिम में डालकर भी खोलने जा रहा है। बताओ तो सही, इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर क्या निकलेगा? शायद खाना या पानी। लेकिन जैसे ही लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मैंने सीधे उस रैंक ट्रेजर चेस्ट को अपने दांतों से काट लिया। टकराने की आवाज के साथ चेस्ट पर एक गहरा निशान पड़ गया। यह दृश्य देखकर कुछ विदेशी दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। यह तो हद है, अभी थोड़ी देर पहले यह मरते मरते बचा था और अब ट्रेजर चेस्ट को ही खाने लगा। मैंने तो सोचा था यह बहुत ताकतवर है, लेकिन लगता है इसके दिमाग में ही गड़बड़ है। कहीं यह ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया? तभी मेरे सामने सिस्टम की एक नोटिफिकेशन प्रकट हुई, जिसने मुझे उस ट्रेजर चेस्ट को निगलने का विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, ट्रेजर चेस्ट को खोलने से पहले मिस्टीरियस लॉस द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कृपया पहले इसे खोलें, उसके बाद डिवावर करें। यह पढ़कर मैं झुंझला गया और बोला, यह पहले क्यों नहीं बताया? चेस्ट ने तो मेरे दांत ही तोड़ देने थे। इसके बाद मैंने हाथ बढ़ाकर रैंकस ट्रेजर चेस्ट खोल दिया और उसके अंदर से मुझे रैंकस वेपन, डेजर्ट ईगल और उसकी एस ग्रेड बुलेट्स मिली। उसी पल एक और घोषणा गूंज उठी, चाइना का खिलाड़ी पहला व्यक्ति है जिसने ट्रेजर चेस्ट खोला है। चाइना के सभी नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष बढ़ा दी गई है और नेशनल फॉर्च्यून को मजबूत किया गया है। जैसे ही यह घोषणा दुनिया भर की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम्स में दिखाई दी, विदेशी लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, ये कैसे संभव है? अभी तो चाइनीज प्लेयर ट्रेजर चेस्ट को कुतर रहा था और अब उसे इतनी बड़ी रिवॉर्ड्स मिल गई। पूरे 1 साल की जिंदगी। किसी ने शिकायत की, मैं चाइनीज हूं लेकिन मेरी नेशनलिटी हार्डवेयर फेडरेशन की है। मेरी लाइफ क्यों नहीं बढ़ी? वहीं चाइना के नागरिक खुशी से जश्न मनाने लगे। कई लोग तो मजाक में कहने लगे कि उनके परिवार का सुपरमार्केट है और जब लिमो इस खेल से बाहर आएगा तो वे उसे जितना चाहे उतना खाने देंगे। और उसी समय मैं अपने हाथ में पकड़े डेजर्ट ईगल को घुमा घुमा कर देख रहा था। पहले अगर मेरे पास ऐसा पिस्तल होता तो मैं खुशी से पागल हो जाता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने उस डेजर्ट ईगल को दांतों से काटा और उसे भी डिवोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने एस क्लास डेजर्ट ईगल को डिवोर किया तो सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, एस क्लास डेजर्ट ईगल डिवोर्ड स्ट्रेंथ +3 कॉन्स्टिट्यूशन +3 इवोल्यूशन पॉइंट +2 पैसिव स्किल प्राप्त, ब्रोन स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 1। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे एक और नई स्किल मिल गई थी। इसके बाद मेरी नजर फिर से उस एस क्लास ट्रेजर चेस्ट पर पड़ी। लगभग 1 मिनट बाद मैंने पूरे ट्रेजर चेस्ट को डिवावर करते करते पूरी तरह खाली कर दिया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, एस रैंक ट्रेजर चेस्ट डिवावर्ड स्ट्रेंथ +2 कॉन्स्टिट्यूशन +10 एवोल्यूशन पॉइंट +5 पर्सनल स्पेस लेवल 1 प्राप्त, ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोनस लेवल 1 अपग्रेड होकर लेवल 2 हो गया। मैंने तुरंत अपने नए पर्सनल स्पेस को जांचा और मेरी आंखें चमक उठीं। यह सच में भविष्य के लिए बेहद काम की चीज थी। आगे अगर मुझे कोई चीज साथ ले जानी पड़ी तो यह बहुत काम आएगी। इसके बाद मैंने वह मेमोरी फ्रेगमेंट निकाला जो श्याओ तशो ने छोड़ा था और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसकी यादों को तेजी से पढ़ा, मुझे पता चला कि पास ही कहीं एक वाटर वेल मौजूद है। रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी के संसाधन ही होते हैं, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पानी के बिना आखिरकार प्यास से मर ही जाता है। इसलिए मैंने तुरंत उस कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। आखिरकार रेत और शियाचों का स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं था। अब मुझे अपना मेन्यू बदलना ही पड़ेगा। और वैसे भी रेगिस्तान में जहां पानी होता है वहां आमतौर पर बहुत सारे जानवर और मॉन्स्टर्स भी जमा होते हैं, यानी वहां मेरा खाना और पानी दोनों की व्यवस्था हो जाएगी।
मुझे बस लगातार खाते रहना है और चाइना को रैंकिंग में पहले स्थान तक पहुंचा देना है। लगभग 10 मिनट बाद मैं रास्ते का बड़ा हिस्सा तय कर चुका था कि अचानक एक गन शॉट की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने एक रेत की ऊंची ड्यून पार की और सामने जो दृश्य देखा वह सचमुच चौंकाने वाला था। लगभग 1 मीटर व्यास वाला एक विशाल गोल्डन बीटल एक आदमी का पीछा कर रहा था, जिसके हाथ में मशीन गन थी। वह व्यक्ति बेजन देश का खिलाड़ी था। डर के मारे उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह पीछे हटते हुए पागलों की तरह उस गोल्डन बीटल पर गोलियां चला रहा था। लेकिन गोलियां उसके शरीर से टकराकर भी उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो बेसन देश का खिलाड़ी डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल में वह गोल्डन बीटल उसके सामने पहुंच गया और अगले ही क्षण उसने उसे मार डाला। उसी समय सिस्टम की घोषणा गूंजी, बेसन देश का खिलाड़ी मर चुका है। बेसन देश की नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर दी गई है और नेशनल लग घटा दी गई है। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट के सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कोई बोला, असंभव दिखने में इतना साधारण गोल्डन बीटल और इसकी डिफेंस, इतनी भयानक गोलियां भी इसके शरीर को भेद नहीं पाई। कोई और बोला, बस बॉल देश के खिलाड़ी की मानसिक ताकत बहुत कमजोर थी। डर के मारे ऐसे टूट जाना कितनी शर्म की बात है। कुछ लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, घबराओ मत, हमारे देश चाइना का लिमो अब भी दूर से देख रहा है। अगर गोल्डन बीटल ने उसे देख लिया तो वह भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि लिमो वहीं खड़ा है और हिल भी नहीं रहा, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। ठीक है, जब यह गोल्डन बीटल यहां से चला जाएगा तब लिमो आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसी समय मैं सोच रहा था कि इस गोल्डन बीटल को कैसे हराया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने सारे बचे हुए एवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्राउन बेयर ब्लड लाइन में डाल दिया। जब मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ 40 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, तो मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब मेरी ताकत यहां आने के समय से 5 गुना ज्यादा हो चुकी थी और मेरी एक्सक्लूसिव स्किल स्काई रेंडिंग क्लॉ के साथ मिलकर मैं लोहे की ईंट तक तोड़ सकता था। फिर मुझे डर किस बात का होना चाहिए। अगले ही पल मैं सीधे उस रेत की ड्यून से छलांग लगाकर गोल्डन बीटल की तरफ झपटा। उस समय गोल्डन बीटल अभी अभी नॉर्दर्न बियर किंगडम के खिलाड़ी के शव को फाड़ कर खा रहा था। जैसे ही उसने मुझे अचानक सामने देखा, उसने तुरंत अपना खाना छोड़ दिया और मेरी तरफ झपट पड़ा। यह दृश्य देखकर चाइना के दर्शकों का दिल एकदम बैठ गया। वे चिल्लाने लगे, सब खत्म हो गया। लिमो इतना लापरवाह क्यों है? दिखावा करने से कुछ नहीं होता। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है। जिस मॉन्स्टर को गोलियां भी नहीं रोक पाई, उससे लिमो कैसे लड़ेगा? भागो लिमो, उस मॉन्स्टर से मत लड़ो। लेकिन मैं उन टिप्पणियों को देख ही नहीं सकता था। मैं तेजी से गोल्डन बीटल के पास पहुंच गया। उसी पल मेरी दाहिनी हथेली में एक अदृश्य पंजा बन गया और पांगू जैसी ताकत के साथ मैंने अपनी हथेली पूरी शक्ति से उसके शरीर पर देह मारी। छपाक मांस फटने की आवाज के साथ गोल्डन बीटल के शरीर में एक बड़ा खून से भरा छेद बन गया और वह वहीं तुरंत मर गया। इसके बाद मैंने बिना समय गवाए उसी जगह उसके शरीर को डिवोर करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे सभी दर्शक दंग रह गए, ध्यान संग रह गए और चैट तुरंत फट पड़ा। कोई बोला, मानना पड़ेगा, मैंने लिमो को कम आंका था। यही है असली बॉडी स्ट्रेंथनिंग बॉस। गोलियां जिस गोल्डन बीटल की कवच को नहीं तोड़ सकी, लिमो ने उसे एक ही बार में मार दिया। कोई और बोला, आज से लिमो हमारे देश चाइना का असली हीरो है। लेकिन बैगियन देश के लोग यह देखकर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, चाइना के खिलाड़ी ने हद कर दी। वह वहीं खड़ा रहा और हमारे बैगियन देश के खिलाड़ी को मरने दिया। हम चाइना की कड़ी निंदा करते हैं और चाइना को हमारे देश के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यह सुनकर चाइना के दर्शक भड़क उठे और बोले, अगर तुम्हारे देश का खिलाड़ी इतना कमजोर था तो चुप रहो। लिमो ने गोल्डन बीटल को मार दिया। यह तो तुम्हारे लिए बदला लेने जैसा ही है। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की, गोल्डन बीटल डिवॉइड स्ट्रेंथ +5, स्पीड +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, ब्रोंज स्किन एंड आयरन बोनस लेवल 2 अपग्रेड होकर डायमंड लेवल 1 बन गया। मुझे उस गोल्डन बीटल के पूरे शरीर को डिवोर करने में लगभग 5 मिनट लग गए। इसके बाद मेरी नजर जमीन पर पड़ी उस मशीन गन पर गई और मैंने बिना किसी झिझक के उसे भी खाना शुरू कर दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग हंसते हुए बोले, लिमो तो सच में बहुत ग्लूटन है। उसकी खाने की स्टाइल भी कितनी मजेदार है। इसी समय दूसरी तरफ ब्रिटिश फेडरेशन का कॉम्पिटिट धीरे धीरे उसी वाटर पॉइंट के पास पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास पहुंचने वाला था, पानी के अंदर से अचानक एक विशालकाय सांप निकलकर उस पर झपट पड़ा। ब्रिटिश फेडरेशन का वह खिलाड़ी काफी अनुभवी था और जैसे ही उसने उस विशाल सांप को देखा, वह बिना एक पल गवाए तुरंत भाग खड़ा हुआ। यह देखकर ब्रिटिश फेडरेशन के दर्शक
गुस्से से पागल हो गए और चिल्लाने लगे, तुम भाग क्यों रहे हो? जल्दी से यह वेपन उठाओ और उस जॉइंट स्नेक से लड़ो। पानी का स्रोत तुम्हारे ठीक सामने है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सारा मौका हाथ से निकल जाएगा। हमने तो सोचा था तुम कूद कर लड़ाई करोगे और तुम ये दिखा रहे हो। उधर ब्रिटिश फेडरेशन का प्रतियोगी कुछ देर तक भागने के बाद अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह विशाल सांप अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर उसने तुरंत राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने कुछ देर सोचा और डिस्कशन चैनल खोल दिया और बोला, मुझे यहाँ एक वाटर पॉइंट मिला है, लेकिन रास्ता एक विशाल सांप ने रोक रखा है। क्या कोई है जो मेरे साथ मिलकर उस बड़े सांप को मारना चाहता है? यहाँ के रिसोर्सेज हम सब आपस में बांट सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने तुरंत जवाब दिया, सच में मैं सहयोग करने को तैयार हूं। मैं भी। उसी समय मैं भी अपने जूते उतारने का फैसला करके पानी के स्रोत की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि चाहे मैं कितना भी खा लूं, बिना पानी के तो काम नहीं चलेगा। जल्द ही मुझे दूर से वह वाटर पॉइंट दिखाई देने लगा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दूसरे देशों के कुछ प्रतियोगी पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन उनमें से केवल 3 ही खड़े थे, जबकि बाकी 4 जमीन पर पड़े थे, या तो बेहोश या फिर मर चुके थे। उसी समय ब्रिटिश फेडरेशन के प्रतियोगी ने भी मुझे आते हुए देख लिया। उसने हैरानी से कहा, इस रेगिस्तान में इतना दुबला पतला इंसान कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई डेजर्ट हार्डवर्क तो नहीं? तभी ईस्ट इंग्लैंड का प्रतियोगी बोला, लगता तो है कि यह चाइना से आया है, लेकिन यह इतना दुबला है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। वहीं कोरिया का प्रतियोगी मजाक उड़ाते हुए बोला, इतना कमजोर आदमी भी पानी लेने आ गया, क्या यह मौत को ढूंढ रहा है? तभी ब्रिटिश फेडरेशन का खिलाड़ी थोड़ा सोचकर बोला, यह आदमी कुछ अजीब लग रहा है। यह पानी के स्रोत के पास जरूर जाएगा और तब इसका उस विशाल सांप से सामना होगा। जब वे दोनों लड़ेंगे, हम मौका देखकर हमला करेंगे और ज्यादा रिसोर्सेज हथिया लेंगे, नहीं तो यहाँ की रिसोर्सेज हम सबके लिए काफी नहीं होंगी। इसी समय चाइना के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में माहौल पूरी तरह जोश से भर गया था। लोग चिल्ला रहे थे, लिमो, उस बड़े सांप को खत्म कर दो। कोई बोला, बाकी देशों के खिलाड़ी 3 चाल में लड़ाई खत्म कर देते हैं, लेकिन मुझे शर्त लगानी है कि लिमो उसे मारने से पहले ही खाने लग जाएगा। कोई मजाक में बोला, मत भूलना नेशनल फ्लैग पानी के बीच में लगाना। हालांकि सबको लिमो की ताकत पर भरोसा था, लेकिन उसके दिमाग को लेकर थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि तक लिमो की कई हरकतें बहुत अजीब रही थीं। उसके दिमाग में बस खाना ही खाना घूमता रहता था, इसीलिए लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। उसी समय मैं पानी के किनारे पहुंच गया। तभी अचानक पानी के अंदर से लगभग 10 मीटर लंबा विशाल सांप मुंह फैलाए बाहर निकला और सीधे मेरी तरफ झपट पड़ा। लेकिन मैंने बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और उस सांप को मुझे काटने दिया। अगले ही पल उसने मेरा पूरा हाथ मांस अपने मुंह में निगल लिया, जैसे वह मुझे पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। जोरदार टक्कर की आवाज आई, लेकिन मेरा शरीर उस सांप के जबड़ों से चिथड़े छथड़े नहीं हुआ। इसके उलट मैंने सीधे उसके मुंह के अंदर हेवनली शॉक एक्टिवेट कर दिया और अगले ही पल उसका सिर अंदर से फट गया। विशाल सांप का शरीर जमीन पर कुछ देर तड़पता रहा और फिर पूरी तरह मर गया। लेकिन उसे मारने के बाद मैंने तुरंत उसे खाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपनी नजर आसपास खड़े उन 3 दूसरे देशों के प्रतियोगियों पर टिका दी। मैंने मन ही मन सोचा, पहले इन तीनों को निपटा देता हूं। इसके बाद मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर बाकी तीनों देशों के प्रतियोगी पूरी तरह तंग रह गए। जो विशाल सांप उनके लिए अजय खतरा था, उसे लिमो ने एक ही पल में मार दिया था। कोरिया और ईस्ट इंग्लैंड के प्रतियोगी यह देखकर तुरंत भाग खड़े हुए। ब्रिटिश फेडरेशन का वह खिलाड़ी भी भागना चाहता था, लेकिन उसके पास लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी एक राइफल उठाई और मेरी तरफ गोली चलाने लगा। सारी गोलियां मेरे शरीर से टकराई, लेकिन मुझे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। मेरी गति तक प्रभावित नहीं हुई, बल्कि सारी गोलियां मेरे शरीर से टकराकर उछल गईं। यह देखकर ब्रिटिश फेडरेशन का खिलाड़ी पूरी तरह निराश हो गया और वहीं खड़ा रह गया। मैंने भें सिकोड़ ली, क्योंकि असल में मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। मैं बस चाहता था कि वे लोग भाग जाएं ताकि मैं आराम से अपने काम कर सकूं। लेकिन उसने खुद मुझ पर हमला किया था। यह मेरे लिए अस्वीकार्य था। इसलिए मैंने ठंडे स्वर में सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। इसके बाद मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही थप्पड़ में उस ब्रिटिश फेडरेशन के प्रतियोगी को मार डाला। तुरंत घोषणा गूंजी, ब्रिटिश फेडरेशन का खिलाड़ी चाइना के खिलाड़ी द्वारा मारा गया है। ब्रिटिश फेडरेशन की नेशनल लक कम हो गई है और चाइना की नेशनल लक बढ़ गई है। यह घोषणा सुनते ही ब्रिटिश फेडरेशन के लोग गुस्से से भर गए और मुझे कोसने लगे, जबकि चाइना के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन खुशी के बाद उन्हें थोड़ी चिंता भी नमी होने लगी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लिमो का अगला कदम बेकार ना हो जाए। सभी लोग बड़ी चिंता से मुझे देखते रहे।
लेकिन उनके डर के विपरीत मैं वापस आया और तुरंत उस विशाल सांप को खाने नहीं लगा। इसके बजाय मैं पानी के किनारे लेट गया और पानी पीना शुरू कर दिया। सिस्टम की आवाज आई, वाटर डिवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट प्लस 0 स्किल ऑम्प्टेंड क्वाटिक प्लैनेट कमांड। यह स्किल मिलने के बाद मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि सच कहूं तो मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका, मैं लगातार पानी पीता रहा। उस समय मेरा शरीर किसी गहरे भंवर की तरह पानी को पागलों की तरह सोख रहा था। कुछ ही देर में मैंने कई टन पानी पी लिया। तभी सिस्टम ने फिर घोषणा की, एक्वाटिक स्किल सक्सेसफुली अपग्रेड लेवल 1 से लेवल 2। इसके बाद मैंने आखिरकार पानी पीना बंद किया। मैंने मन ही मन सोचा, पहले लाए राष्ट्रीय झंडा इस पानी के बीच में लगा देता हूं। अगर गलती से मैं पूरा तालाब ही पी गया तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि खाली तालाब किसी काम का नहीं होगा। ये सोचते ही मैं सीधे पानी में कूद गया और तेजी से तैरते हुए तालाब के बीच तक पहुंच गया। उसी समय एक नई घोषणा गूंजी, चाइना के खिलाड़ी ने वाटर पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। तभी अचानक एक गूंजती हुई घोषणा पूरे संसार में फैल गई, चाइना के क्षेत्र में खाई के 100 नए वाटर पॉइंट्स प्रकट होंगे। नेशनल लक प्लस 30। और क्योंकि चाइना का खिलाड़ी पहला व्यक्ति है जिसने रिसोर्सेज हासिल किए हैं, इसलिए चाइना के सभी बीमार लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जैसे ही यह घोषणा सुनाई दी, पूरे चाइना में अविश्वसनीय बदलाव होने लगे। जिन लोगों को कैंसर था, उनके चेहरों पर अचानक सच्ची खुशी की मुस्कान खिल उठी। जो लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे अचानक ऊर्जा से भरकर खड़े हो गए। इस एक घोषणा ने चाइना के करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। जो लोग पहले पूरी तरह निराश हो चुके थे, अब वही लोग खुशी के आंसू रो रहे थे। उधर मैंने देखा कि रिवॉर्ड सच में मिल चुका है, इसलिए मैं सीधे वाटर पॉइंट के बीच में खड़ा होकर पानी पीने लगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसी समय पानी के स्रोत से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति के शरीर से अचानक बड़ी मात्रा में स्टील निकलने लगा और अगले ही पल एक स्टील आर्मर से ढकी हुई आकृति सामने आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, आखिरकार मेरा टैलेंट जाग गया। इस बार चाइना का खिलाड़ी जरूर मरेगा। जब जिनी फेडरेशन के दर्शकों ने अपने खिलाड़ी को यह टैलेंट जागते देखा तो वे पागलों की तरह उत्साहित हो गए। वाह, क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह तो असली आयरन मैन है। यह आर्मर कितना जबरदस्त लग रहा है। जल्दी जाओ और चाइना के खिलाड़ी को खत्म कर दो। उसी समय मैं भले ही पानी पी रहा था, लेकिन डिस्कशन चैनल पर चल रही बातें भी देख रहा था। अभी 2 खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट अवेकन किए थे। एक जेनी फेडरेशन का खिलाड़ी जो आयरन मैन में बदल सकता था, और दूसरा खिलाड़ी जो आग को नियंत्रित कर सकता था और सीधे फायरमैन बन सकता था। इन दोनों की कॉम्बैट पावर बेहद डरावनी बताई जा रही थी, इतनी कि वे अकेले ही लेवल 1 बीस्ट्स को मार सकते थे। मैंने यह भी पढ़ लिया कि यह दोनों मिलकर मुझे मारने आने वाले हैं। यह सुनकर मुझे थोड़ा मजा आया। मैं सोचने लगा, आयरन मैन का स्वाद कैसा होगा, और अगर कैप्टन फेडरेशन की शील्ड जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह भी खाने में मजेदार होगी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं यहीं रुककर उनका इंतजार करूंगा। चाइना के दर्शक भी इस स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ थे। कोई बोला, आयरन मैन और फायरमैन मिलकर लिमो को मारने आ रहे हैं। कोई बोला, मुझे आयरन मैन पसंद है लेकिन इस बार मैं लिमो का साथ दूंगा। कोई मजाक में बोला, अगर लिमो उस आर्मर को हरा देता है तो मैं लिमो की एक फिगरन खरीद कर घर में रखूंगा। इसी बीच सिस्टम की आवाज आई, एक्वाटिक स्पीड स्किल अपग्रेड होकर लेवल 3 हो गई। मैंने देखा कि वाटर पॉइंट में अभी भी आधे से ज्यादा पानी बचा हुआ था, और मन ही मन सोचा, इतनी धीमी गति से पानी पीना सही नहीं है। आखिर मेरा मुंह इतना ही बड़ा है। काश एक दिन ऐसा हो कि मैं पूरे तालाब को एक ही कोर में निगल सकूं। लगभग आधे घंटे बाद मैंने लगभग पूरा वाटर पॉइंट पी लिया। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ रोबोट दिखाई दिया और जमीन पर आग से ढका एक आदमी मेरी तरफ दौड़ रहा था। यह दोनों थे आयरन मैन और फायरमैन, जो मिलकर मुझे मारने आए थे। आयरन मैन के पास पहुंचने से पहले ही उसके शरीर से कई प्रोजेक्टाइल्स मेरी तरफ दागे गए, जो सीधे वाटर पॉइंट की तरफ उड़ते चले आए। यह देखकर चाइना के दर्शकों के चेहरे चिंता से भर गए। लिमो की स्थिति बहुत खतरनाक है। साधारण हथियार उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आयरन मैन के मिसाइल्स बहुत शक्तिशाली हैं। वे लेवल 1 बीस्ट्स को भी तुरंत मार सकते हैं, और ऊपर से फायरमैन भी है। यह स्थिति सच में गंभीर है। कोई गुस्से में बोला, ब्रिटिश फेडरेशन के लोगों में कोई नैतिकता नहीं है। 2 लोग मिलकर एक पर हमला कर रहे हैं और ऊपर से छुप कर वार कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आयरन मैन के मिसाइल्स मेरी तरफ आ पहुंचे। जैसे ही वे मेरे शरीर से टकराने वाले थे, मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक मिसाइल को पकड़ लिया। जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल मैं वहां बिल्कुल नंगा खड़ा था। असल में मैं उस मिसाइल को पकड़कर खाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह फट गया
मेरे हाथ में बस हल्की सी खुजली हुई, लेकिन मेरे कपड़े पूरी तरह उड़ गए। इसलिए मैं बिना रुके सीधे किनारे की तरफ चल पड़ा। आयरन मैन ने जब देखा कि उसके मिसाइल्स लिमो को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह सोचने लगा कि आखिर लिमो ने कौन सा टैलेंट अवेकन किया है जिससे उसका शरीर इतना मजबूत हो गया है। लेकिन फिर भी वह ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी उसका साथी फायरमैन था। उसने सोचा, कोई भी शरीर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आग से जरूर डरता है। अगर हम दोनों साथ मिलकर हमला करें तो आज लिमो यहीं मरेगा। इसलिए उसने जमीन पर खड़े यांजू किंगडम के फायरमैन से कहा, तुम पास से हमला करो, मैं ऊपर से कवर दूंगा। चाइना के खिलाड़ी को मारने के बाद हम इस वाटर पॉइंट को आपस में बांट लेंगे। लेकिन आयरन मैन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह अचानक चौंक गया। उसने नीचे देखा और चिल्लाया, पानी कहां गया? पूरा तालाब खाली कैसे हो गया? फायरमैन भी पास आया और उसने भी यह देखकर शक भरी नजरों से पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? आयरन मैन उस समय उससे बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर फायरमैन चला जाता तो वह अकेले लिमो से नहीं लड़ सकता था। इसलिए उसने तुरंत कहा, तुमने पहले जो तस्वीरें देखी थीं, उनमें यह तालाब पानी से भरा था। अब पानी गायब है तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, चाइना के खिलाड़ी ने इसे अपने किसी स्टोरेज आइटम में जमा कर लिया है। अगर हम उसे मार दें तो वह चीज हमें मिल जाएगी। फायरमैन ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगले ही पल फायरमैन मेरी तरफ दौड़ पड़ा, जबकि आसमान से आयरन मैन के मिसाइल्स भी मेरी तरफ बरसने लगे। मैं बिना परवाह किए उनकी तरफ बढ़ता रहा। फायरमैन ने पास आकर मुंह पर आग की भयंकर लपटें छोड़ दी। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना भेजने के लिए। फिर मैंने अपना मुंह खोला और उन सारी लपटों को निगलना शुरू कर दिया। वर्ल्ड इनहेलेशन फ्लेम ने मुझे पहले ही आग के प्रति पूरी इम्यूनिटी दे दी थी। कुछ ही पल में मैंने सारी आग को डिवोर कर लिया। फिर मुस्कुराकर कहा, अभी मेरा पेट नहीं भरा, थोड़ा और भेजो। यह सुनकर फायरमैन गुस्से से पागल हो गया। लगता है तुम सच में मौत ढूंढ रहे हो। अगर ऐसा ही है तो आज मैं तुम्हें जिंदा जलने का असली एहसास चखाऊंगा। ये कहते ही फायर वुमन के सामने अचानक एक विशाल आग का गोला बन गया और वह सीधे मेरी तरफ आकर मुझ पर टूट पड़ा। उधर आयरन मैन भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने अपने हथेलियों से एक तेज लेजर बीम दागी जो मेरी तरफ बिजली की तरह आई। लेकिन मैंने भी लापरवाही नहीं की। मैंने तुरंत अपनी स्काई रेंडिंग क्लॉ का इस्तेमाल करके उस लेजर को रोक दिया। एक तेज चटकने की आवाज हुई और वह लेजर बिखर गया। हालांकि मेरी हथेली थोड़ी सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि आयरन मैन का लेजर सच में काफी ताकतवर था। उसके बाद मैं सीधे उस आग के गोले को पार करता हुआ फायर वुमन के करीब पहुंच गया। मैं पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। फायर वुमन ने उस समय बचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बस कुछ कदम पीछे हट पाया और तभी मैंने उसे पकड़ लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह फायरमैन असल में एक महिला थी। मैं थोड़ा झेप गया क्योंकि उसका पूरा शरीर आग में ढका हुआ था, इसलिए पहले यह पता ही नहीं चल सकता था कि वह आदमी है या औरत। मैंने थोड़ा असहज होकर अपना हाथ हटा लिया और कहा, माफ करना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फायर वुमन ने बस ठंडी हंसी हंसी। मैंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद किया और आसमान में उड़ रहे आयरन मैन की तरफ देखकर कहा, ऊपर उड़ते उड़ते थक नहीं गए, नीचे आ जाओ। आयरन मैन ने देखा कि फायर वुमन इतनी जल्दी काबू में आ गई है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ऊपर से कहा, अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर लड़ो। मैंने आसमान में उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम्हारा आर्मर उतार कर फाड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एनर्जी अनंत है कि तुम हमेशा आसमान में उड़ते रहो। मेरी यह बात सुनते ही आयरन मैन का चेहरा उतर गया, क्योंकि सच में उसके आर्मर की आग की एनर्जी सीमित थी और उसे धीरे धीरे रिचार्ज होना पड़ता था, इसलिए वह हमेशा हवा में नहीं रह सकता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत घमंड है तुम्हें, मुझे बस थोड़ा समय दे दो, मैं आयरन मैन का 2nd जनरेशन आर्मर बुला लूंगा। उस समय तुम्हारा शरीर चाहे स्टील का ही क्यों ना हो, मैं उसे भी भेज दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। अगर वह सच में दूसरा आर्मर बुला सकता है तो मेरे अगले खाने की चिंता ही खत्म हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, दिलचस्प है। अगर तुम इन्फिनिटी जेम्स भी बुला सको तो और अच्छा होगा, उनका स्वाद भी बहुत शानदार होगा, है ना? यह सुनते ही आयरन मैन गुस्से से पागल हो गया और बोला, बस इंतजार करो। और फिर वह तेजी से उड़ता हुआ दूर भाग गया। यह दृश्य देखकर चाइना के दर्शक खुशी से पागल हो गए। ब्रदर लिमो बहुत जबरदस्त है, बिना लड़े ही आयरन मैन को भगा दिया। फिल्मों में आयरन मैन बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन असल में वह ब्रदर लिमो का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। आयरन मैन के उड़ जाने के बाद मैंने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे उड़ना नहीं आता था और हवा में उसका पीछा करना मुश्किल था।
इसलिए मैंने सोचा कि फिलहाल उसका आर्मर उसी के पास रहने दूं। इसके बाद मैं फायर वुमन की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही अचानक एक नई घोषणा गूंज उठी। मिशन 3 घंटे बाद लिविंग फेदर रेन गिरेगी और उसके साथ यांग स्पिरिट बीस्ट प्रकट होगी। यांग स्पिरिट बीस्ट को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे। अवधि 1 घंटा, अंत में पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग बनेगी और सभी प्रतिभागियों को व्यक्तिगत रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन मैंने इस घोषणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फायर वुमन की तरफ मुड़ा और कहा, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम्हें यूं ही जाने भी नहीं दे सकता। तुम मुझे मारने आई थी, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अभी मुझे तुम्हारी आग अब्सॉर्ब करनी है। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी। फायर वुमन ने कमजोर आवाज में कहा। मना करने का क्या फायदा? बिना कोई औपचारिकता किए मैं सीधे उसके पास गया और उसकी आग को तेजी से अब्सॉर्ब करने लगा। सिर्फ 1 मिनट में ही उसके शरीर की आग साफ तौर पर कम होने लगी। वह घबराकर चिल्लाई, रुको, तुरंत रुक जाओ। लेकिन मैंने उसकी विनती को अनसुना कर दिया और आग अब्सॉर्ब करता रहा। आखिरकार वह मुझ पर हमला करने लगी। मैं तो बस थोड़ा सा उसकी आग चाहता था, लेकिन वह देने को तैयार नहीं थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर फायर वुमन चुप हो गई और बस चुपचाप मुझे देखती रही। जैसे जैसे मैं आग अब्सॉर्ब करता गया, उसके शरीर की लपटें धीरे धीरे कमजोर होती गईं और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गईं। तभी मैं अचानक पूरी तरह चौंक गया। मेरी आंखें फैल गईं और मैंने उलझन में कहा, अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? फायर वुमन चुप रही और बस खाली निगाहों से मुझे घूरती रही। उसी समय जुआसिया देश की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में चैट पूरी तरह फट पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, यह क्या हो रहा है? इतनी खूबसूरत फायर वुमन खिलाड़ी पूरी तरह मोसाइक से ढकी हुई क्यों दिख रही है? क्या सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स ही पिक्सल होने चाहिए थे? उस पल सामने खड़ी इस अप्रत्याशित स्थिति को देखकर मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और ऊपर से फायर वुमन खुद भी बेहद खूबसूरत थी। जब मेरी नजर उसके ठंडे चेहरे पर पड़ी तो मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और बोला, अपनी आग वापस इकट्ठी कर लो। तुम्हारा ऐसे बिना कपड़ों के खड़ा होना थोड़ा अजीब लग रहा है। फायर वुमन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी सारी आग तुमने अब्सॉर्ब कर ली है। मैं अभी उसे वापस नहीं बुला सकती। मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैंने थोड़ा असहज होकर कहा, ठीक है, तब तक तुम यहाँ आराम करो, मुझे थोड़ा काम है। यह कहकर मैंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद किया और सीधे उस विशाल सांप की तरफ चल पड़ा। मैंने सोचा पहले इस बड़े सांप को खा लेता हूं। जहां तक फायर वुमन का सवाल है, मैं उसे मारने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसे ऐसे ही जाने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे सामने अभी भी उसकी आग से अपनी फायर इम्यूनिटी बढ़ानी थी। विशाल साहब के पास पहुंचकर मैंने उसे खाना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे में मैंने उसके शरीर का लगभग पूरा हिस्सा खा लिया और देखा कि पीछे एक ट्रेजर चेस्ट छूट गया है। मैं तुरंत खुश हो गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेवल 1 जॉइंट अनाइलेटर टोट डिववर्ड, स्ट्रेंथ +5 कॉन्स्टिट्यूशन +10 स्पीड +5 एजिलिटी +3 एवोल्यूशन पॉइंट्स +10 स्किल ऑम्टेंड क्लाइड लेवल 1। जब मैं ट्रेजर चेस्ट खोलकर उसे डिवावर करने ही वाला था, तभी फायरवुमन मेरे पास आ गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, पानी तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी? यह सुनकर फायर वुमन के चेहरे का भाव बदल गया और वह थोड़ी नाराज होकर बोली, तुमने मेरा पूरा शरीर देख लिया है, क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शरीर ही तुम्हें दे दूं? अगर यह बात पहले की होती तो शायद इतनी खूबसूरत लड़की के सामने मैं खुश हो जाता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब मेरे लिए सिर्फ डिवावर रिवॉर्ड्स ही सबसे बड़ा लक्ष्य थे, बाकी सब कुछ धुएं की तरह बेकार था। ऊपर से यह सब एक लाइव गेम में हो रहा था, इसलिए मैं भी नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई अनुचित बात हो। यह सोचकर मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इंतजार करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मुझे दे देना। लेकिन अगर अगली बार भी तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं हुआ तो तुम जितना पानी मुझसे मांगोगी उतना ही मैं तुम्हारे शरीर से वसूल करूंगा। यह सुनकर फायरवुमन गुस्से से भर उठी। उसका शरीर और उसकी सुंदरता, जिस पर उसे बहुत गर्व था, उसे मेरे जैसे जानवर ने ठुकरा दिया था। लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह पानी नहीं पीती तो प्यास से मर जाती। उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है, जल्दी मुझे पानी दे दो। लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई और बोली, तुम मुंह क्यों खोल रहे हो? मैंने कहा, मैंने पानी तालाब में वापस रख दिया है, तुम खुद जाकर पी लो। जब तुम्हारी आग लगभग पूरी तरह वापस आ जाए तब मेरे पास आना। मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ाने के लिए तुम्हारी आग चाहिए। यह कहकर मैंने थोड़ा सा पानी फिर से उस तालाब में डाल दिया। उसके बाद मैं किनारे की तरफ गया और एक लेवल 1 सेशन
1 ट्रेजर चेस्ट खोल दिया। जैसे ही मैंने चेस्ट खोला, मुझे लेवल 1 स्केटबोर्ड मिला। ये देखकर चाइना की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे लोग हैरान रह गए। कोई बोला, लेवल 1 चेस्ट खोलकर स्केटबोर्ड मिला, ये क्या मजाक है? क्या लिमो अब रेगिस्तान में स्केटबोर्ड चलाएगा? दूसरा बोला, कोई बात नहीं लिमो, इसे जल्दी ही माली ही खा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय मैं अपने हाथ में उस स्केटबोर्ड को देखकर हैरान था, क्योंकि आखिरकार यह एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन टूल भी तो था। लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेजर चेस्ट को डिवावर करना शुरू कर दिया, ताकि मेरा पर्सनल स्पेस अपग्रेड हो सके। सिस्टम की आवाज आई, लेवल 1 ट्रेजर चेस्ट डिवोट कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 1 इवोल्यूशन पॉइंट प्लस 1 पर्सनल स्पेस अपग्रेड टू लेवल 2। उसी समय जब मैं अपने अपग्रेड पर्सनल स्पेस को देख रहा था, तभी अचानक एक घोषणा ने सबका ध्यान खींच लिया। नोन देश का प्रतियोगी हीट स्ट्रोक से मर गया है। नोरोन देश की नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम हो गई है और नेशनल लक -10। ये सुनकर लोग चौंक गए। यह पहला प्रतियोगी है जो हीट स्ट्रोक से मरा है। लगता है अगर यह अभी जिंदा भी हो जाता तो फिर भी गर्मी से मर जाता। इस बार नोरोन देश के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। इसी समय बाकी प्रतियोगी भी भले हीट स्ट्रोक से नहीं मरे थे, लेकिन वे प्यास से मरने के कगार पर थे और पागलों की तरह पानी के स्रोत ढूंढ रहे थे। और जिस वाटर पॉइंट के पास लिमो था, उसके आसपास दर्जनों देशों के प्रतियोगी जमा हो चुके थे। वे सब मिलकर यह चर्चा कर रहे थे कि लिमो को कैसे मारकर पानी के रिसोर्सेज हासिल किए जाए। कोई बोला, चाइना के खिलाड़ी की ताकत बहुत ज्यादा है, सामान्य हथियार उससे कुछ नहीं कर सकते। क्या किसी के पास हाई लेवल वेपन है? तभी एक आवाज आई, मेरे पास पॉइजन डैगर है और मेरी स्टील स्किल के साथ मिलकर मैं निश्चित रूप से चाइना के खिलाड़ी को मार सकता हूं। यह व्यक्ति डाउनिंग देश का प्रतियोगी था। उसका अवेकन टैलेंट निंजोत्सु था, जिससे वह अदृश्य हो सकता था। ऊपर से उसने एक सब वेनमस स्कॉर्पियन को मारकर वह जहरीली डैगर हासिल की थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह लिमो को मार सकता है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसी समय मैं फायर वुमन के शरीर से आग को तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, रैपिड अपग्रेड अचीव्ड, फायर वुमन फ्लेम लेवल 1 स्टार अपग्रेडेड टू लेवल 60। यह सुनकर मैं संतुष्ट हो गया और फायर वुमन से कहा, अब तुम जा सकती हो। अगली बार याद रखना कि मेरे लिए कुछ लेकर आना। फायर वुमन ने ठंडी सांस ली और मुड़कर चली गई। आखिरकार उस तालाब के आसपास इतने प्रतियोगी थे कि जैसे ही वे अपने टैलेंट्स अवेकन करेंगे, वे निश्चित रूप से लिमो को मारने आएंगे। लिमो 1-2 लोगों से तो निपट सकता था, लेकिन एक साथ 10 से ज्यादा अवेकन कंपिटिटर्स का सामना करना संभव नहीं होगा। फायर वुमन को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि लिमो बच पाएगा। फायर वुमन के जाने के बाद मैंने समय देखा। पहले सर्वाइवल मिशन के शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था। दूसरों के लिए यह एक संकट हो सकता था, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक सवाल था, उस बीस्ट का स्वाद कैसा होगा। मैं सच में उसका स्वाद चखने के लिए उत्सुक था, और अगर मैं पहला स्थान हासिल करूंगा तो मुझे कैसे रिवॉर्ड मिलेगी। यही सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गया। यह देखकर चाइना के दर्शक बेहद घबरा गए, क्योंकि उसी समय यूनाइटेड किंगडम का प्रतियोगी चुपके चुपके एक जहरीली डैगर लेकर मेरी तरफ पड़ रहा था। लिमो को जरा भी अंदाजा नहीं था और वह गहरी नींद में था। दर्शक घबरा कर कह रहे थे, यह बहुत खतरनाक है। उस डैगर के जड़ से लेवल 1 बीस्ट भी तुरंत मर सकता है। यहां तक कि गोल्डन बीटल की कवच भी इससे खल सकती है। पता नहीं लिमो इसे सह पाएगा या नहीं। उसी समय यूके का प्रतियोगी धीरे धीरे मेरे पास आ गया। मुझे सोता देखकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। यह तो आसमान से गिरी हुई सुनहरी मौका है। वह धीरे धीरे मेरे पास आया, अपनी गहरे हरे रंग की डैगर निकाली और सीधे मेरी छाती में घोंप दी। छप, एक आवाज हुई और डैगर सच में मेरे शरीर में धंस गई। मुझे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मच्छर मेरा खून चूस रहा हो। मैं हैरान हुआ, क्या रेगिस्तान में भी मच्छर होते हैं? इसलिए मैंने बस हल्के से हाथ हिलाया और अगले ही पल घोषणा गूंज उठी, चाइना के खिलाड़ी ने ईस्ट ब्रिटेन के खिलाड़ी को मार दिया है। ईस्ट ब्रिटेन के सभी नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम हो गई है और नेशनल फॉर्च्यून 10। मैंने अपने सामने फैले रेगिस्तान की तरफ देखा और मेरा चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या अभी जो मुझे मच्छर लगा था वह असल में ईस्ट ब्रिटेन का खिलाड़ी था। फिर एक तेज क्लैंग की आवाज के साथ वह गहरे हरे रंग की जहरीली डैगर मेरे शरीर से फिसलकर नीचे रेत पर गिर पड़ी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी झिझक के झुककर उसे उठाया और सीधे अपने मुंह में डालकर निगल गया। जैसे ही वह डैगर मेरे पेट में गई, सिस्टम की आवाज तुरंत गूंज उठी, डिवावर अटैक सक्सेसफुल, पॉइजन डैगर डिवावर्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 2 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 10 पॉइजन रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट ऑन अपटेंड। यह सुनकर मैं तुरंत खुश हो गया और बिना देर किए सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स सीधे अपनी ग्लटन ब्लड लाइन में डाल दिए।
अगले ही पल सिस्टम ने फिर घोषणा की, टैलेंट स्किल ऑब्टेन स्वॉलो द स्काई लेवल 1। जैसे ही यह स्किल सामने आई, मैं समझ गया कि यह कितनी खतरनाक और उपयोगी क्षमता है। इस स्किल का असर यह था कि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा बड़ी चीजों को निगल सकता था। यह देखकर मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वह क्षमता थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं पूरी की पूरी फेरोशियस बीस्ट को एक ही कोर में निगल सकता था। मैं अभी अपने मन में चुपचाप इस नई शक्ति पर खुश ही हो रहा था कि अचानक आसमान में फिर से सिस्टम की घोषणा गूंज उठी। सर्वाइवल मिशन लिविंग फेदर ऑफिशियली स्टार्टेड, ड्यूरेशन 1 घंटा, मिशन समाप्त होने के बाद फाइनल रैंकिंग तय की जाएगी। जैसे ही यह घोषणा खत्म हुई, आसमान का रंग अचानक लाल हो गया, मानो पूरा आकाश आग में जल रहा हो। उसके तुरंत बाद ऊपर से लिविंग फेदर्स गिरने लगी और उसी समय बड़ी संख्या में फैंटम बीस्ट्स भी प्रकट हो गई। मिशन शुरू होने के 3 मिनट के अंदर ही दर्जनों देशों के कई प्रतियोगी मर चुके थे। लेकिन नजीब बात यह थी कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा था वह फास क्या कुछ था बेस एक सेफ जोन निकली थी, जहां आग की यह भयानक बारिश पहुंच ही नहीं रही थी। जब चाइना के दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। कोई बोला, मैं अभी दूसरे देशों की लाइव स्ट्रीम देखकर आया हूं। हर एक लिविंग फेदर बहुत खतरनाक है। अगर वह किसी के शरीर को छू जाए तो तुरंत जला देती है। यहां तक कि स्टील आर्मर भी इसे रोक नहीं सकता। लगता है आसमान खुद चाइना की रक्षा कर रहा है कि लिमो सेफ जोन में है। लेकिन उसी समय मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाकर छिड़कर कहा, ए आसमान, तू मुझे क्या समझता है? जल्दी यहां भी आग की बारिश कर। यह सुनते ही चाइना के दर्शकों के तो होश उड़ गए। कोई चिल्लाया, लिमो थोड़ा चुप रहो, इतनी शेख ही मत मारो। ठीक उसी समय इंडिविजुअल रैंकिंग लिस्ट अपडेट हो गया। जिंगी फेडरेशन का खिलाड़ी 10 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया। तुरंत ही जिंगी फेडरेशन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जश्न का माहौल बन गया। लोग चिल्लाने लगे, वाह, जिन टक्सियां लगातार कैनन शेल्स चला रहा है, अगर वह इसी तरह बीस्ट्स को गिराता रहा तो हमारी फेडरेशन पहली जगह ले लेगी। वे चाइना के खिलाड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोले, यूएसिया के खिलाड़ी तो बहुत बेकार हैं। सिर्फ 1 मिनट में जिन टक्सियां 3 स्पिरिट बीस्ट्स मार चुका है और मजबूती से पहले स्थान पर बैठ गया है। यह सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और सच में शक करने लगा कि शायद आसमान ही मेरे खिलाफ है। मैंने मन ही मन गुस्से में कहा, एक दिन मैं इस बदमाश आसमान को भी निगल जाऊंगा। इसके बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने पहले मिला हुआ स्केटबोर्ड निकाला और उस पर कूद गया। बस पैर से हल्का सा धक्का दिया और मेरा शरीर तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद मुझे दूर से आग की बारिश दिखाई देने लगी। मैं तुरंत उसी दिशा में भागा। 1 मिनट के अंदर ही मैं उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां आग की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। बिना एक पल गवाए मैं सीधे उस आग की बारिश के बीच कूद गया। मैंने सिर उठाया और ऊपर से गिरती हुई उन आग की बूंदों को मुंह खोलकर निगलना शुरू कर दिया। 3 मिनट के भीतर ही मैं दर्जनों आग की बूंदें पी चुका था। सिस्टम लगातार घोषणा कर रहा था, फायर इम्यूनिटी इंप्रूव्ड, हीट रेजिस्टेंस इंप्रूव्ड, टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंप्रूव्ड। इसके बाद मैं आग की बारिश के बीच दौड़ने लगा और यांग स्पिरिट बीस्ट को खोजने लगा, क्योंकि सिर्फ उन्हें मारने से ही इंडिविजुअल पॉइंट्स मिलते थे और रैंकिंग में जगह बनती थी। और इस बार पहला स्थान तो मैंने पहले ही अपने नाम लिख लिया था। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग पूरी तरह दंग रह गए थे। कोई बोला, ये कैसी पागल मुंह है, आमा है, आग की बारिश भी पी जा रहा है। दूसरा बोला, जब तुम लोग अभी भी हैरान हो रहे हो, तब तक लिमो तो काम पर लग चुका है। जब ब्रदर लिमो मैदान में उतरता है तो पहला स्थान उसी का होता है। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार मुझे एक लेवल 1 यांग स्पिरिट पिस्ट दिखाई दी। वह थोड़ी दूरी पर आग की बारिश के बीच दौड़ रही थी। मैंने बिना एक पल सोचे सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा दी। मुझे देखते ही वह भी मेरी तरफ झपट पड़ी। उसी समय उसकी जानकारी मेरी आंखों के सामने दिखाई दी। लेवल 1 यांग स्पिरिट बीस्ट डिस्क्रिप्शन। यह पूरी तरह आग से बनी हुई बीस्ट है जो मुंह से आग उगल सकती है और उसके शरीर का हर हिस्सा फायर एट्रीब्यूट से भरा हुआ है। इसके शरीर को छूने से भी इंसान जल सकता है। लेकिन यह देखकर कि वह सिर्फ एक लेवल 1 बीस्ट थी, मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई। मैंने तय किया कि इसी बीस्ट पर मैं अपनी नई स्किल सॉल्व द स्काई का अभ्यास करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक इस टैलेंट स्किल का असली असर पता नहीं था। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट में लोग चर्चा करने लगे, बताओ लिमो को इस बीस्ट को मारने में कितने अटैक्स लगेंगे? कोई बोला, यह पूरी तरह आग से बनी है और इसका सिर भी नहीं है, कम से कम 3 से 5 अटैक्स लगेंगे। कोई बोला, नहीं, लिमो तो इसे अपने दाहिने हाथ से आते ही मार देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं लाइव में उल्टा खड़े होकर गंदगी खाऊंगा। इसी समय दूसरे देशों के लोग भी लिमो का लाइव देख रहे थे और मजाक उड़ाते हुए बोले,
हमारे आयरन मैन ने पहले ही 5 यंग स्पिरिट बीस्ट्स मार दी हैं और चाइना का खिलाड़ी अभी तक एक भी नहीं मार पाया। आयरन मैन को भी एक बीस्ट मारने में 1 मिनट लगता है, इसलिए चाइना का खिलाड़ी भी उतना ही समय लेगा। लेकिन तभी सबकी आंखों के सामने मैंने आखिरकार हमला किया और जो दृश्य उसके बाद हुआ उसने लाइव देख रहे सभी दर्शकों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। यह इतना पागलपन भरा दृश्य था कि किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया और वह यंग स्पिरिट बीस्ट, जिसका शरीर कम से कम एक शेर जितना बड़ा था, सीधे मेरे मुंह में समा गई और मैं उसे एक ही कोर में पूरा निगल गया। दूसरे शब्दों में कहें तो लिमो ने एक पूरे शेर के बराबर बड़ी यंग स्पिरिट बीस्ट को एक ही कोर में निगल लिया था। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कोई चीख पड़ा, यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? दूसरा बोला, नहीं, यह सपना नहीं है। इतनी विशाल चीज को लिमो ने एक ही बार में निगल लिया। यह कैसी मुंह है? कुछ लोग घबराकर कहने लगे, क्या यह वही लेजेंडरी विनाशकारी शक्ति है जिसके बारे में कहानियों में सुना जाता है? यह तो बहुत ही डरावना है। दूसरे देशों के लोग जब लिमो का यह प्रदर्शन देख रहे थे तो डर के मारे उनके आगे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ छोटे देशों ने तो उसी रात जल्दी जल्दी चाइना को दोस्ती के संदेश भेज दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चाइना का खिलाड़ी उनके सारे प्रतिभागियों को खत्म न कर दे। उसी समय जब मैंने यांग स्पिरिट बीस्ट को निगल लिया, तभी सिस्टम ने मेरे दिमाग में सूचना भेजी। लेवल 1, यांग स्पिरिट बीस्ट डिवॉर्ड स्ट्रेंथ +5 कॉन्स्टिट्यूशन +10 स्पीड +5 एजिलिटी +5 एवोल्यूशन पॉइंट्स +20 स्किल ऑन अपटेन फ्लेम्स स्पिट लेवल 1 एडिशनल पॉइंट्स +10 यू ऑन अपटेन लेवल 1 फायर इम्यूनिटी पिल फायर इम्यूनिटी इम्प्रूव्ड रिकवरी रिस्टोर्ड। यह संदेश सुनकर मैं बेहद खुश हो गया, क्योंकि इस यंग स्पिरिट बीस्ट से मिलने वाला रिवॉर्ड सच में कमाल का था। इसके बाद मैं वहीं खड़ा नहीं रहा, तुरंत अगली यंग स्पिरिट बीस्ट को खोजने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे दूसरी यंग स्पिरिट बीस्ट दिखाई दे गई। मैंने बिल्कुल वही तरीका अपनाया। मैंने अपना मुंह पूरा खोल दिया और बिना किसी लड़ाई के उसे भी सीधे निगल लिया। सिस्टम ने फिर घोषणा की, लेवल 1 यांग स्पिरिट बीस्ट डिवॉइड स्ट्रेंथ +5 कॉन्स्टिट्यूशन +10 स्पीड +5 एगिलिटी +5 एवोल्यूशन पॉइंट्स +20 +10 पॉइंट्स यू ऑब्टेन्ड लेवल 2 ट्रेजर चेस्ट फ्लेम थ्रोअर वर अपग्रेडेड सर्वाइवल रेट इंक्रीज्ड। उसी समय इंडिविजुअल रैंकिंग भी बदलने लगी। चाइना के खिलाड़ी लिमो ने 20 पॉइंट्स के साथ जिंगी फेडरेशन के खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया और सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया। जिंगी फेडरेशन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में यह दृश्य देखकर सबके चेहरे काले पड़ गए। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, यह कैसे हुआ? चाइना का खिलाड़ी इतनी जल्दी 2 स्पिरिट बीस्ट्स कैसे मार सकता है, और वह उन्हें सीधे निगल भी रहा है? यह इंसान नहीं, राक्षस है। आयरन मैन, जल्दी कुछ करो, उसे पहला स्थान मत लेने दो। उसी समय आयरन मैन ने भी रैंकिंग का बदलाव देख लिया। उसके दिल में तुरंत एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। वह किसी भी कीमत पर चाइना के खिलाड़ी को पीछे छोड़ेगा। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और यांग स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही उसने छठी यांग स्पिरिट बीस्ट को पाया, रैंकिंग फिर से बदल गई। चाइना का खिलाड़ी पहले ही 50 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर था और ब्रिटिश फेडरेशन का खिलाड़ी भी 50 पॉइंट्स के साथ उसके बराबर पहुंच गया था। यह देखकर आयरन मैन ने राहत की सांस ली। अच्छा है मैं उसे पकड़ चुका हूं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि चाइना के खिलाड़ी के पॉइंट्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। 60, 70, 80 100। सिर्फ कुछ ही मिनटों में चाइना के खिलाड़ी के पॉइंट्स 100 तक पहुंच गए, जबकि आयरन मैन अभी अभी अपनी छठी यंग स्पिरिट बीस्ट को मार पाया था। यह देखकर आयरन मैन का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उसने अविश्वास में सोचा, यह कैसे संभव है? चाइना का खिलाड़ी ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसके इलाके में यांग स्पिरिट बीस्ट्स झुंड में पैदा हो रही है? लेकिन असल में उस समय मैं आग की बारिश के बीच पागलों की तरह दौड़ रहा था। जैसे ही मुझे कोई यंग स्पिरिट बीस्ट दिखती, मैं बिना रुके अपना मुंह खोलता और उसे सीधे निगल जाता। मुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरी एफिशिएंसी आयरन मैन से कम 10 गुना ज्यादा थी। चाइना की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में यह देखकर लोग खुशी से पागल हो रहे थे। लिमो तो बहुत ही जबरदस्त है, यही हमारे देश का असली चैंपियन है। योक्साया क्या चीज है? लिमो के सामने तो सब बच्चे हैं। कोई चिल्लाया, आज से लिमो मेरा आइडल है। लिमो पहला स्थान लेकर दिखाओ और इन विदेशियों को दिखा दो कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है। लगभग 10 मिनट बाद मैंने अपने सामने एक और फायर स्लोल स्पिरिट बीस्ट को निगल लिया और उसी समय अचानक आसमान की आग की बारिश रुक गई। साथ ही सभी यंग स्पिरिट बीस्ट्स भी गायब हो गईं। तुरंत सिस्टम की घोषणा गूंजी, सर्वाइवल मिशन फायर एंड एंडेड। फिर रैंकिंग घोषित की गई। फर्स्ट प्लेस ड्रैगन कंट्री, चाइना प्लेयर लिमो, 120 पॉइंट्स, रिवॉर्ड एस क्लास गोल्डन कंपास,
3 extra large Arnold fields will randomly appear in the territory on of Dragon Country. Second place, Magnificent Country player, Iron Man 60 points, reward, second generation, Iron Man armor will randomly appear in Magnificent Country. 3 extra large Water Lakux will appear. Third place, Furnace Country play, a Fire Woman, 50 points reward, Earth level, Flame equipment, set 1 extra large water lake will appear randomly. 2 Sove plays, Chili Country play a little, Chili minus 31 points punishment, random deaths will occur in Chili Country. इसके बाद घोषणा हुई अगली परीक्षा 3 घंटे बाद घोषित की जाएगी। यह परिणाम पूरी दुनिया में प्रसारित होते ही हर देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होने लगी। जिन देशों के पॉइंट्स पॉजिटिव थे उन्हें रिवॉर्ड्स मिले और जिनके पॉइंट्स नेगेटिव थे उन्हें सजा मिली। चिली कंट्री में अचानक भयानक घटनाएं होने लगी। जो लोग सड़क पर चल रहे थे वे अचानक गिरकर मर गए, जो लोग दौड़ रहे थे वे भी वहीं ढेर हो गए, जो सो रहे थे वे भी अचानक मर गए, जो खेल रहे थे, काम कर रहे थे या प्रेम कर रहे थे, सब अचानक मौत के शिकार होने लगे। पूरा चिल्ली कंट्री डर और निराशा में डूब गया। सौभाग्य से उस समय कोई भी व्यक्ति विमान नहीं उड़ा रहा था, नहीं तो और बड़ी तबाही हो सकती थी। दूसरी ओर ड्रैगन कंट्री यानी चाइना में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि देश को 3 विशाल ऑयल फील्ड्स मिलने वाले थे। आज के समय में तेल सबसे कीमती संसाधनों में से एक था। संसाधनों की भारी कमी के कारण तेल बेहद दुर्लभ हो चुका था। ज्यादातर लोग अब साझा साइकिल से सफर करते थे, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा था कि एक कार चलाने का ईंधन कई बार खुद कार की कीमत से भी ज्यादा पड़ता था। ऊपर से दुनिया के कई देशों में संसाधनों के लिए युद्ध चल रहे थे, इसलिए तेल की कीमत और भी बढ़ गई थी। इसलिए जब नेशनल फॉर्च्यून ब्यूरो के निदेशक रन ने यह खबर सुनी तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जल्दी एक टीम तैयार करो और उन तीनों विशाल तेल भंडारों को खोजने के लिए तुरंत निकलो, क्योंकि वे हमारे देश के भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि दूसरे देशों के लोग आकर हमारा तेल चुरा ना सकें। जी सर, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। यह आदेश मिलते ही पूरे देश में अचानक हलचल मच गई। सभी सक्षम तकनीशियनों को तुरंत बुला लिया गया। असल में तेल की भारी कमी के कारण इन तकनीशियनों में से अधिकतर लोग पहले ही रिटायर हो चुके थे और किसी दूसरे काम में लग गए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सरकार ने उन्हें दुगनी तनख्वाह का वादा करके तुरंत वापस बुला लिया। इस सब के बाद डायरेक्टर ने लाइव प्रसारण की स्क्रीन की तरफ देखा और कुछ देर सोच में डूब गए। फिर उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि लिनो जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को साधारण तरीके से नहीं संभाला जा सकता। ऐसे लोगों के साथ बहुत समझदारी और सम्मान से पेश आना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे से ड्रैगन कंट्री में जो भी संसाधन प्रकट होंगे और उनसे जो भी लाभ मिलेगा, पहले उसे लिनो के नाम पर एक विशेष समूह में दर्ज किया जाएगा। डायरेक्टर लोगों की मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते थे। खासकर लिनो जैसे असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के मामले में उन्हें जरा भी लापरवाही नहीं करनी थी। सारी व्यवस्था तय करने के बाद डायरेक्टर को अचानक एक और बात सूझी और उन्होंने अपने पास खड़े कर्मचारी से कहा, जल्दी से एक राष्ट्रीय स्तर की कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित करो। देश के सबसे बेहतरीन शेफ चुनो, ताकि जब लिनो वापस लौटे तो वह जितना चाहे उतना स्वादिष्ट खाना खा सके। पास खड़ा व्यक्ति तुरंत बोला, सर, शायद हमें एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता भी आयोजित करनी चाहिए। डायरेक्टर ने कुछ क्षण सोचा और कहा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। उधर उसी समय रेगिस्तान में लिनो अपने नए टाइटल को देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देश उसे इतना बड़ा सम्मान देगा और वह इससे बेहद खुश था। दिलचस्प बात यह थी कि जब वह पहले वीडियो गेम खेला करता था तब भी वह यही नाम इस्तेमाल करता था। इसके बाद लिनो ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एस क्लास गोल्डन कंपास को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा कि आखिर यह चीज है क्या। तभी उसकी आंखों के सामने एक डाटा पैनल उभर आया। गोल्डन कंपास एस क्लास, ये एक अत्यंत विशेष कंपास है। इसके सुनहरे रूप को देखकर ही समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। इस गोल्डन कंपास की मदद से आप रेगिस्तान में छिपे हुए अप्रत्याशित खजानों को खोज सकते हैं। जब आपको दिशा समझ में ना आए तो बस गोल्डन कंपास का अनुसरण करें। यह विवरण पढ़ते ही लिनो की आंखें चमक उठीं। अब उसे रेगिस्तान में रास्ता भटकने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि इस गोल्डन कंपास का आकार कुछ अजीब था। यह बिल्कुल किसी बड़े सुनहरे केक जैसा दिख रहा था। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसके सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया, क्या इसे खाए या ना खाए। उधर दुनिया भर के दर्शक जो लाइव प्रसारण देख रहे थे, गोल्डन कंपास को देखकर राहत की सांस लेने लगे। वे कहने लगे,
अब लिमो को संसाधन ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस रेगिस्तान को तो अब वह अपना खेल का मैदान बना लेगा। कुछ लोग मजाक में बोले, तुम्हें क्या लगता है, क्या लिमो इस गोल्डन कंपास को भी खा जाएगा? तुरंत ही कोई चिल्लाया, चुप रहो, ऐसी अशुभ बात मत करो। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। लिमो ने सचमुच उस एस क्लास गोल्डन कंपास को टुकड़ा टुकड़ा करके खाना शुरू कर दिया। यह कंपास बहुत मजबूत सामग्री से बना था, इसलिए उसे चबाने में थोड़ा समय लगा। लगभग 10 मिनट बाद वह पूरा सुनहरा केक आखिरकार उसके पेट में चला गया। उसके बाद सिस्टम ने घोषणा की, गोल्डन कंपास असिमिलेशन इन प्रोग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पीस, पैसिव स्किल, ऑब्टेन्ड इंडिकेशन मल्टीप्लायर लेवल 1। जैसे जैसे यह डाइजेशन आगे बढ़ता गया, उसके कई आंकड़े बढ़ते गए और उसकी स्किल्स भी बेहतर होती गई। लिन्मो थोड़ा हैरान हुआ, यह इंडिकेशन स्किल आखिर है क्या? यह पहली बार था जब उसने ऐसी किसी क्षमता के बारे में सुना था। सौभाग्य से हर स्किल के साथ उसकी व्याख्या भी दी गई थी। उसने तुरंत उसका विवरण खोलकर पढ़ा। इंडिकेशन स्किल, यह क्षमता आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है, जैसे खतरे की चेतावनी, रक्षा के स्थान, दुश्मन की कमजोरी, संसाधनों का स्थान, मौसम की भविष्यवाणी आदि। यह सब पढ़ते ही लिनो की आंखें चमक उठीं। यह शक्ति तो गोल्डन कंपास से भी ज्यादा उपयोगी थी। अब उसे यकीन हो गया कि उसने सही फैसला लिया था। भविष्य में अगर उसे कोई खास वस्तु मिलेगी तो वह उसे खा ही जाएगा। तभी अचानक उसके सामने एक नई चेतावनी दिखाई दी। तुमसे 5000 मीटर आगे एक व्यक्ति है जो आग से ढका हुआ है। खतरे का स्तर कम, उसके फ्लेम कॉस्ट्यूम से तुम्हें एक शानदार दावत मिल सकती है। लिन्मो को तुरंत याद आया कि पिछली रैंकिंग में फायर वुमन तीसरे स्थान पर थी और उसे एक शक्तिशाली फ्लेम कॉस्ट्यूम भी मिला था। उसने सोचा कि उसकी ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर उसे याद आया कि फायर वुमन उस पर एक एहसान भी बाकी है, इसलिए यह मौका उससे वह चीज वसूलने का बिल्कुल सही समय था। लिन्मो तुरंत अपना स्केटबोर्ड निकालकर तेजी से उसकी दिशा में निकल पड़ा। उधर फायर वुमन अपने नए फ्लेम कॉस्ट्यूम को देखकर बहुत खुश थी। बाकी प्रतियोगियों के लिए यह आग की बारिश एक भयानक आपदा थी, लेकिन उसके लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह इन आग की लपटों को भी अब्सॉर्ब करके अपनी शक्ति बढ़ा सकती थी और फायर बीस्ट्स के हमले भी उस पर ज्यादा असर नहीं डालते थे। इसी वजह से वह उन फायर बीस्ट्स को बहुत तेजी से मार पा रही थी और अंत में तीसरा स्थान हासिल कर लिया था। ऊपर से उसे जो फ्लेम कॉस्ट्यूम मिला था वह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उस पर पहने हुए फ्लेम आर्मर, फ्लेम ड्रेस, फ्लेम पट्स, फ्लेम ब्रा, फ्लेम अंडरवेयर सब मिलकर उसे एक शक्तिशाली योद्धा देवी की तरह दिखा रहे थे। उसके देश को भी उसके कारण एक विशाल जलाशय मिला था।